31। हाँ जी, ये 31 नहीं करके 30 का पता नहीं मंडे को फ्राइडे का किसी ने कहा था कि मंडे को शायद फर्स्ट मैंने भी नहीं लगा तुम्हारा बस हमको पता नहीं हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप लोग? अनीता कैसे हो आप? आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हेलो ओके ओके क्लास, अभी तक मैंने जो आप लोग को यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी, इसमें स्पेसिफिक हम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। उसमें बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने उसकी शेप्स देखी हैं, कितनी शेप्स में बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, फिर उनकी बेसिक शेप्स हैं और सब की जो है फिक्स शेप्स होती हैं। अगर कोई कोकाई है तो वो हमेशा कोकाई ही शेप में हमें आइडेंटिफाई होता है, बट कुछ ओके तो फिक्स ही टाइप होती है, इसलिए इन्हें हम मोनोमॉर्फिक कहते हैं कि जिनकी एक ही शेप एग्जिस्ट करती है, बट कुछ की शेप्स जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, वो प्लियोमॉर्फिक हैं। बाकी ये मैं शेप्स वगैरह और साइज ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देख रहे थे,
सेल वॉल को लेकर हम लोग चल रहे थे। आउटर साइड पे कैप्सूल, स्लाइम लेयर, फ्लैजेला और प्लाई है, और सेल वॉल जो है उसकी बेस पे हमने ये सारी कैटेगरीज बनाई हैं। स्ट्रक्चर को इनर और आउटर साइड पे रखा है। आसिमा शरीफ, अब आप मुझे बताओगे कि कौन सा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे इनमें से। आज मैंने किस स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है, जल्दी से मुझे विद इन सेकेंड रिप्लाई दो। किसी और को एग्जैक्ट आंसर इसका पता है जहाँ से आज मैंने पढ़ाना है, उसका रिप्लाई करें जल्दी से। ओके, सेल मेम्ब्रेन पढ़नी है। चलिए ठीक है क्लास, अब आप लोग ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये उसकी पिक्चर थी। इसमें सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर जो हैं वो लेबल्ड फॉर्म में आप लोगों को दिखाई देंगे। इस पिक्चर को ध्यान से देखना है आपको। इनका जो सीक्वेंस है स्ट्रक्चर्स का वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा कि ये सेल वॉल के बाहर है, ये क्या है, इंटरनल साइड पे है। ओके, कोई मुझे ये बता सकता है कॉन्जुगेशन क्या है? कॉन्जुगेशन क्या प्रोसेस है, जल्दी से बताएं क्लास। कॉन्जुगेशन बेसिकली है क्या? ये सेल वॉल हमने पढ़ लिया है, सेल वॉल कंप्लीट पढ़ ली है, उनका कंपैरिजन, ये उनके फंक्शंस। क्लास जल्दी जल्दी आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है ताकि ये 1 घंटे में हम लोग कुछ तो पढ़ सकें। ओके अलीना, गुड। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि आपने सुना और उससे फ़ौरन जो है आपने उसका रिप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये उसकी डेफिनेशन इसमें नहीं लिखी हुई थी पीपीटी में, तो आपने उसका रिप्लाई किया है। अलीना, गुड। ठीक है, तो आपने सेम वही मेरे वर्ड्स बोले हैं। तो इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन बन जानी थी, ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। ये इसका एक पूरा प्रोसेस है। चलिए ठीक है क्लास, उसके बाद सेल वॉल था। सेल वॉल बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके बेस पे हमने बैक्टीरिया के ये क्या है उनके स्ट्रक्चर्स को डिवाइड किया हुआ था। इसके जो है कंपोजिशन और ये जो कंपैरिजन है ये इम्पोर्टेंट होता है। इसकी बेस पे ये स्लाइड है, कंपैरिजन ऑफ सेल वॉल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये इम्पोर्टेंट स्लाइड होती है। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है तो इसमें से भी मोस्टली ये पूछा होता है। ये आगे हमने पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एग्जैक्ट सेल वॉल के नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है, लेयर है, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन लाइंग का मतलब है प्रेजेंट है इनसाइड द सेल वॉल एंड इनक्लोज्ड का मतलब है ये कवर कर रही है, इनक्लोज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अच्छा, अब क्या है, सेल वॉल के एग्जैक्ट ये नीचे प्रेजेंट है, मतलब इसके बाहर क्या चीज़ है, सेल वॉल है, और इसके अंदर क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म है। और यही नॉट में होती है बेसिकली, जिसमें हमने बताना है कि इसके बाहर क्या चीज़ है और या ऊपर क्या है या इसके नीचे क्या चीज़ होती है। कंपोजिशन किससे बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, और ये 2 चीज़ों से बेसिकली बनी होती है सब बैक्टीरिया में। बट एक बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, मुझे माइकोप्लाज्मा की कोई स्पेशल बात आप लोग बता सकते हो, जल्दी से बताएं। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया ये आप लोगों ने पहले कहाँ सुना है? मतलब मैंने आपको बार बार इसका बताया है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का। जल्दी से क्लास, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, इसकी यहाँ पर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। अलीना, गुड। ठीक है, तो क्या है, बस इतने ही टाइम चाहिए होता है आप लोग को रिस्पॉन्स करने के लिए, अगर आप लोग को रिप्लाई उसका जवाब आता है तो। ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। सेकंड इसकी बात क्या है, वॉललेस बैक्टीरिया है। वॉललेस का मतलब क्या है कि इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट, एग्जैक्ट इसमें क्या चीज़ बस प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन।
बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सब में सेल वॉल मस्ट प्रेजेंट होगी सिवाय इस माइकोप्लाज्मा के। इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो सेल वॉल के जो फंक्शंस आपने पढ़े कि ये शेप जो है बैक्टीरिया की, जो सेल की शेप है वो मेंटेन किसके थ्रू होती है, सेल वॉल के थ्रू होती है। तो अब देखो इसके अंदर सेल वॉल नहीं है तो इसमें फिर क्या ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसकी शेप मेंटेन रहती है। तो इसकी सेल मेम्ब्रेन में एक्स्ट्रा क्या चीज़ प्रेजेंट है, स्टीरॉल्स जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। बाकियों की जो है कंपोजिशन क्या है, सब बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से वो बनी हुई है मेम्ब्रेन, बट इसमें स्टेरॉल्स भी एक्स्ट्रा प्रेजेंट है जो कि उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और इसकी शेप मेंटेन रखते हैं। फंक्शंस क्या है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी है। परमेबिलिटी का मतलब है कि अलाउ करती है कि कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने दे, कुछ को ना गुजरने दे, ठीक है, ये परमेबिलिटी होती है। और प्ले रोल इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है कि जो बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो इसमें ब्रेन में से ईजिली गुजर के क्या है बैक्टीरिया के अंदर आ जाती हैं, और जो इसे नहीं चाहिए होती तो क्या करती है, उनके लिए रेजिस्टेंस शो करती हैं कि वो अपने अंदर नहीं आने देती। ये मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। एनर्जी जनरेशन है, जैसे कि आप देखो बैक्टीरिया के अंदर, अच्छा आप लोग हम लोग प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कोई मुझे बताएगा यूकैरियोटिक सेल्स में हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में। तो इसमें जो है एनर्जी जनरेशन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है। तो यूकैरियोट्स मतलब ह्यूमंस में किसके थ्रू जो है एनर्जी जनरेशन होती है, कोई इसका स्ट्रक्चर का नेम बता सकता है, ऑर्गेनल्स का नेम जल्दी से बता दें, बट वो बैक्टीरिया में एब्सेंट है, हमने स्पेसिफिकली कहा है। तो अब वो 3-4 स्ट्रक्चर जो मैंने कहा बैक्टीरिया में एब्सेंट है, उन्हीं में से एक स्ट्रक्चर है जो ह्यूमंस में एनर्जी जनरेशन होती है उनमें। कोई बता सकता है, आप लोगों ने मैट्रिक तक उसे पावर हाउस पढ़ा होगा। ह्यूमंस के सेल में पावर हाउस कौन कौन से हैं? अगर नहीं पता तो जल्दी से नो लिख के सेंड कर दें, मैं मतलब आप लोग को खुद बता दूंगी। माइटोकॉन्ड्रिया, अलीना, गुड, ठीक है। तो ये देखो अलीना, मैंने आपको देखा नहीं बट आपने आज ही एक ही लेक्चर में मुझे 3-4 आंसर देके ना खुद से इम्प्रेस करवा दिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं पावर हाउस होते हैं। ह्यूमंस में जो एनर्जी जनरेशन बेसिकली हो रही होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होती है, बट यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो उसके रिप्लेसमेंट में सेल मेम्ब्रेन ही वही फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। ओके फरजाना, जरका मतलब अनीता, ठीक है, जो उसको भी पता है बट जिन्होंने नो लिखा बट एटलीस्ट उन्होंने रिप्लाई तो किया है ना, मतलब आप लोग मुझे सुन रहे हो, आगे है उनके लिए भी गुड। सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर्स ऑफ सेल वॉल, इसका फोर्थ फंक्शन ये है कि सेल वॉल जिस चीज़ से मिलकर बनती है, फॉर एग्जांपल उसकी कंपोजिशन में या उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो ये उसकी जनरेशन में, उसकी सिंथेसिस में भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सपोर्ट करती है। आगे क्या है, सिक्रेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स। आप क्या है, एंजाइम्स और टॉक्सिन, देखो बैक्टीरिया के अंदर बहुत से एंजाइम्स और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो कहाँ से बेसिकली उसमें उनकी प्रोडक्शन में, सिक्रेशन में किस स्ट्रक्चर का रोल होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है। कोई मुझे टॉक्सिन के एग्जांपल दे सकता है कि बैक्टीरिया में कौन से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं? कोई एक टॉक्सिन का, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट टाइप्स के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, कोई एक टॉक्सिन बता दो। ओके मैं मुन्ना में कर देती हूँ, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ टॉक्सिन की कोई एग्जांपल दे दो। देखो टॉक्सिन वो होते हैं जिससे ऐसी फूड जो हम कॉन्टेमिनेटेड होती है तो हम उसे खा लें तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, हमें फूड पॉइजनिंग होती है। बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर या तो बैक्टीरिया खुद प्रेजेंट होता है, अदरवाइज उसका टॉक्सिन्स जो होते हैं वो इस फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जब हम वो फूड खाते हैं तो इससे रिजल्ट क्या आता है, हमें फूड पॉइजनिंग, डायरिया, पेट खराब, ये सारी प्रॉब्लम्स तभी होते हैं कि ये टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के। बट वो कौन सा टॉक्सिन है, मैं आपको, कैंड फूड का पता है, कैंड फूड स्पेसिफिकली उसमें भी एक टॉक्सिन प्रेजेंट होता है,
तो कुछ लोग जो होते हैं वो कैंड फूड खाते हैं तो उन्हें स्पेशली ये इशू होते हैं। ओके, जब तक आप लोग बता रहे हो मैं मुन्ना का रिप्लाई कर रही हूँ कि प्रीकर्सर्स ऑफ सेल वॉल। देखो सेल वॉल किस चीज़ से बनी है? फॉस्फोलिपिड से बनी है। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स है, लिपिड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली जिससे सेल वॉल बनी होती है। और प्रीकर्सर्स मीन कि उसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ये पहले से उसकी क्या करती है, अरेंजमेंट करती है, उसकी सिंथेसिस में क्या करती है, उनको ये चीज़ें सिंथेसाइज करती है, उसके रिजल्ट में क्या होता है, सेल वॉल बन जाती है। टॉक्सिन की एग्जांपल किसी को पता है? चलिए ये आप लोगों ने मुझे खुद सर्च करके बताना है कि केन फूड में स्पेशली कौन सा टॉक्सिन, बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है जिसके रिजल्ट में क्या होता है, हमारा स्टमक अपसेट होता है, फूड पॉइजनिंग होगी। ओके, उसके बाद मीजोजोम्स है। मीजोजोम्स बेसिकली क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का कई बार ऐसे होता है कि जब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मैं पूरा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। स्टेनिंग में क्या होता है कि बैक्टीरिया को कलर किया जाता है। बैक्टीरिया का खुद का कोई कलर नहीं होता ना, कलरलेस होते हैं। तो बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए तो ज़ाहिर से कोई ना कोई कलर करना पड़ता है। तो उसको जब हम कलरिंग करते हैं और उसको स्लाइड के ऊपर फिक्स करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या होता है, डैमेज हो जाता है। स्पेशली क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। डैमेज के तो नहीं, मतलब इस तरह से या तो आउटसाइड पे टर्न हो जाएगी या इनर साइड पे टर्न हो जाती है। ऐसे छोटी सी पॉकेट्स या ऐसे टर्निंग हमें दिखाई देगी, तो वो मेसोजोम्स होते हैं। तो मतलब अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट ये कि हम स्लाइड के ऊपर उसकी फिक्सिंग के दौरान, फिक्सिंग हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि सैंपल लिया, उसको स्लाइड, एक ग्लास की स्लाइड है उसके ऊपर फिक्स करते हैं, फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो बैक्टीरिया को स्लाइड के ऊपर अटैच करने के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि उसकी सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। तो जब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये हमें अलग से एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बट बेसिकली वो स्ट्रक्चर नहीं होता, वो यही सेल मेम्ब्रेन ही होती है जो थोड़ी सी क्या होती है, टर्न हुई होती है। तो ये इरेगुलर फोल्डिंग या पॉकेट्स टाइप के आप लोग कह सकते हो, इरेगुलर फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दीज मेसोजोम्स आर आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब एक तरह से धोखा टाइप चीज़ होता है कि हमें एक तरह से दिखाई देता है कि ये कुछ ना कुछ चीज़ है, बट बेसिकली वो होता है कुछ नहीं है, जस्ट मेम्ब्रेन की क्या है, टर्निंग हुई हुई है, इन्वेजिनेशन हुई होती है। नॉट अ ट्रू स्ट्रक्चर। तो मेसोजोम्स एक कोई ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है। मतलब वो थोड़ी सी अंदर की तरफ टर्न हुई होगी या फिर बाहर के, बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में है ना मेम्ब्रेन, या तो थोड़ी सी उसकी कोई नोक बाहर आ जाएगी या अंदर, जैसे हम लोग सर्कल ड्रा करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कहीं से हमारा सर्कल थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाए, कहीं से बाहर निकल आए। तो ये जो इरेगुलर फोल्डिंग है ये मेसोजोम्स होते हैं। मेसोजोम्स क्लियर हो गया आपको? हेलो, मेसोजोम से रिलेटेड कुछ बात है? ओके, अब ये है कि हमारा सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल एग्जैक्ट जो नीचे स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म में, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पे या सेल मेम्ब्रेन ने जिस चीज़ को कवर किया हुआ है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, इस पिक्चर में जो सारी अंदर साइड पे आपको एक फ्लूइड लाइक मटेरियल जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। एक सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज अ सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो वही डेफिनेशन हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जब हमने डेफिनेशन की तो हमने कहा कि उसने इनक्लोज किया हुआ है साइटोप्लाज्म को। अब साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। डेफिनेशन ऐसे ही बननी है, आप लोग खुद से भी बना सकते हो। साइटोप्लाज्म हैज़ टू डिस्टिंक्ट एरियाज। इसका मतलब है कि टू क्लियर डिफरेंट एरियाज इसमें देखे गए हैं व्हेन सीन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। टू एरियाज कौन कौन से हैं? एक एरिया में हमने सारी वो चीज़ें रख दी हैं जैसे कि राइबोसोम्स, ग्रेन्यूल्स, इसके अलावा प्लाज्मिड्स वगैरह हैं। और एक एरिया में जस्ट ये डीएनए जो आपको सर्कुलर फॉर्म में एक क्रोमोसोम, या आप लोग उसे डीएनए कह सकते हो, हेरिडिटरी मटेरियल है, उसे न्यूक्लियाइड कहते हैं, न्यूक्लियाइड रीजन है।
न्यूक्लियस इसे मैं क्यों नहीं कह रही हूँ, कोई मुझे इसका बता सकता है? देखो डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, तो मैंने यहाँ पर बहुत सी और वर्ड्स बोले, क्रोमोसोम बोल दिया या फिर न्यूक्लियाइड रीजन बोल दिया, डीएनए बोल दिया, बट मैंने उसे न्यूक्लियस नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? जल्दी से क्लास, इसका तो रिप्लाई मुझे लाजमी चाहिए, क्योंकि प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से डिफ्रेंशिएट करने में सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी क्या है, इस न्यूक्लियस की बेस पे बनती है। क्लास में 5 सेकेंड्स और वेट करूँगी। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? चलिए आप लोग ये बता दो। अलीना, कुछ आपने कभी भी नहीं लिखना, कुछ नहीं, किसी में भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, कुछ कभी भी नहीं कहना। देखो फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन देखो, आप लोग मुझे वाइवा दे रहे हो, मेरा सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्ट इसके बाद होना था, अच्छा बताओ कौन से बैक्टीरिया है, कुछ आपने कहा ना कि नहीं होता, तो कौन से बैक्टीरिया जिनमें नहीं होता? प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से डिफरेंट करने की डेफिनेशन थी यही है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बट यूकैरियोट्स में एक प्रॉपर शेप में न्यूक्लियस जिसके आउटर कवरिंग पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये इनकी डेफिनेशन है प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से डिफरेंशिएट करने में। तो बस सिंपल आप लोग कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल लेक का मतलब है या फिर डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसलिए अब क्या है कि ना तो वो न्यूक्लियस है ना ही उसके बाहर मेम्ब्रेन है, सिंपल वो क्या है, एक न्यूक्लियाइड रीजन है। रीजन का मतलब ये है कि हमें पता है कि ये वो एरिया है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। ओके तो ये साइटोप्लाज्म में बेसिकली साइटोप्लाज्म में 2 रीजन याद कर लो, एक में रीजन जो है जिसमें न्यूक्लियाइड रीजन है, सेकंड में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है जो हमने वन बाय वन सारे पढ़ने हैं। राइबोसोम क्या है, ग्रेन्यूल्स क्या है, प्लाज्मिड्स क्या है, ये सारे हमने पढ़ने हैं, मैं अभी वन बाय वन इनको पढ़ाऊंगी। बट प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से डिफरेंशिएट करने वाली बात आप लोगों को ने कभी भी नहीं भूलनी। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन देती हूँ जिसमें पूछती हूँ हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो आप सिर्फ मैंने एक ही उसका आंसर मांगा हुआ है। वैसे तो हम बहुत बेसिस पे डिफरेंसेस आपको मैंने एक पूरा टेबल दिया हुआ है ना, फर्स्ट वाली मेरी पीपीटी में या सेकंड वाली पीपीटी में मेरा एक पूरी 2 स्लाइड्स का टेबल है जिसमें प्रोकैरियोट्स के यूकैरियोट्स से डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। बट आपका फर्स्ट रिप्लाई जिसने वो नहीं लिखा और बाकी सारे पेजेस भर दिए, मैं उसे कभी भी नहीं एक्सेप्ट करूंगी। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स लेक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनकी डेफिनेशन है बेसिकली प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन ही यही है। तो इट्स मीन कि हम लोग प्रोकैरियोट्स का इतना स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या कुछ पढ़ रहे हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, हर स्ट्रक्चर पढ़ रहेंगे। बट जब हमें प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन ही नहीं आएगी तो इसका क्या मतलब है डेप्थ में जाके पढ़ने का। ओके उसके बाद राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स को वैसे हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, बेसिकली आप लोगों ने का मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है, तो मैट्रिक में भी ये पढ़ा था कि राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। फैक्ट्रीज इसके लिए हमने मैट्रिक तक या फैसी तक टर्म यूज़ किया होगा। प्रोटीन फैक्ट्रीज मीन कि यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है राइबोसोम्स में। तो बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन synthesis as in eukaryotic cells, but they differ from यूकैरियोटिक राइबोसोम्स इन साइज एंड केमिकल कंपोजिशन। देखो राइबोसोम्स हैं ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है और ह्यूमंस में भी प्रेजेंट है। बट इनमें डिफरेंस क्या है हमारे राइबोसोम में और बैक्टीरिया के राइबोसोम में, कि उनके साइज में डिफरेंस है। हमारा जो राइबोसोम का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, हमारे राइबोसोम का साइज है 80S, बट बैक्टीरियल मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज है 70S। ये आप लोगों ने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है। ह्यूमन का 80S है और राइबोसोम बैक्टीरियल राइबोसोम साइज है 70S। देखो अब क्या है, ये पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको नीचे वाला पॉइंट क्लियर समझाऊंगी। बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर 70S in size with
इसके 2 यूनिट्स हैं। अब देखो 70S है, एक पूरा राइबोसोम है। इधर आप लोग क्लियर देखोगे तो थर्ड वाली पिक्चर, मतलब थर्ड एरो के बाद जो आपको पिंक या ये कलर में जो दिखाई दे रही है, उसमें क्या है, एक पूरा राइबोसोम दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, उसके 2 यूनिट्स हैं। देखो जो फर्स्ट में और प्लस करके जो आगे 2 आए हैं, ये 2 यूनिट्स मिलके एक राइबोसोम बनाते हैं। वो 70S है, ये प्रोकैरियोटिक सेल हम पार्ट हैं, इसलिए इसमें सिर्फ 70S की मैंने पिक्चर ऐड की है। इसके 2 यूनिट्स कौन से हैं, 50S और 30S। ये 2 सब यूनिट्स मिलकर 70S बनाते हैं, बट ह्यूमंस के अंदर 80S में 2 सब यूनिट्स कौन से हैं, 60S और 40S। ये आप लोगों ने MCQs वाइज इनके यूनिट्स की ये नंबर याद रखने हैं। अच्छा, अब देखो जो भी एनाटॉमी होती है उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि बैक्टीरिया का छोटा है तो शायद बैक्टीरियल साइज इज स्मॉल, दैट्स व्हाई इट्स राइबोसोम इज आल्सो स्मॉल। नहीं, ये नहीं वजह होती। एनाटॉमी के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर हिकमत होती है। अब देखो बैक्टीरियल राइबोसोम का साइज है 70S, हमारा है 80S। अब जब एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं तो उन्होंने जाकर इस राइबोसोम्स को जाके किल करना होता है, डैमेज करना होता है। ठीक है, तो अब देखो अगर हमारा, अब एंटीबायोटिक्स को कैसे पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया का राइबोसोम है, मैंने इसको किल करना है, ह्यूमंस के राइबोसोम को नहीं किल करना। तो बेसिकली क्या होता है, एंटीबायोटिक्स के अंदर ही ऐसी कोटिंग होती है कि उन्होंने जाकर सिर्फ 70S को जाके किल करना है। ठीक है, तो अब ब्लड के अंदर जहाँ जहाँ उनको राइबोसोम 70S साइज में मिलता है वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। एज रिजल्ट क्या होता है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो एज रिजल्ट पूरे के पूरे सेल की डेथ हो जाती है। तो आप देखो अगर हमने एंटीबायोटिक्स जिनका मोड ऑफ एक्शन है कि उन्होंने जाकर राइबोसोम्स को किल करना है, तो इस तरह से हमारे भी राइबोसोम्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते थे। तो मतलब एंटीबायोटिक्स के आप लोग सोचो कि कितने साइड इफ़ेक्ट हो सकते थे, कि जितने बैक्टीरियल सेल की डेथ होती साथ में ह्यूमंस को भी उतना ही नुकसान पहुंचता। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ इनके साइज़ के डिफरेंस की वजह से एंटीबायोटिक्स सिलेक्टिवली क्या जाकर करती हैं, बैक्टीरियल राइबोसोम को किल करती हैं और ह्यूमंस जो हैं, होस्ट सेल जो है वो सेव रहते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाली बात में यही लिखा हुआ है, डिफरेंसेस इन बोथ द राइबोसोमल आरएनएस एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ सिलेक्टिव एक्शन ऑफ सेवरल एंटीबायोटिक्स। सिलेक्टिव एक्शन का मतलब यह है कि वो टिपिकली जाकर बैक्टीरियल राइबोसोम्स को किल करती हैं रेदर देन ह्यूमंस राइबोसोम्स। ये सिलेक्टिव हो गया ना, सिलेक्टिवली किसको इसने टारगेट किया है, बैक्टीरियल राइबोसोम को। तो ये एंटीबायोटिक्स के क्या है, सिलेक्टिव एक्शन बेसिकली इसी पे डिपेंड करता है, इनके साइज के वेरिएशन की वजह से। सेवरल एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट बैक्टीरियल बट नॉट ह्यूमन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये बात क्लियर होगी आपको, जो मैंने जो एंटीबायोटिक्स का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताया, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि राइबोसोम्स को किल करती हैं वो टिपिकली जाकर क्या है, 70S को जाके डिस्ट्रॉय करेंगी, 80S जो कि हमारा राइबोसोम है जिसमें प्रोटीन की प्रोडक्शन हो रही है वो सेव रहते हैं। तो अब हमने ऐसी एंटीबायोटिक्स के नेम्स भी याद करने हैं जो कि राइबोसोम को किल करते हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स के नेम भी याद रखने हैं जो सेल वॉल को किल करती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन को करती हैं, जो न्यूक्लियस को करती हैं। तो ये एक एंटीबायोटिक्स का पूरा लेक्चर होगा जिसमें आपने एंटीबायोटिक्स के नेम्स याद रखने हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ये किस किस को टारगेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ क्लास? आप सब मुझे सुन रहे हो ना, या मुझे मतलब आप लोग की बेस इस लेक्चर से ही बननी है, इसलिए मैं इसको डिटेल में लेके चल रही हूँ कि आप लोग की जब तक ये बेस स्ट्रक्चर्स नहीं क्लियर होंगे तब तक हमें, जैसे अभी मैंने सिर्फ एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल दिए है, तो आपको जब तक सेल वॉल का या सेल मेम्ब्रेन का ही नहीं पता था तो मैं बार बार एंटीबायोटिक्स के चैप्टर में ये कहती रहूँ कि इन्होंने जाके सेल वॉल को किल करना है, इसने जाकर सेल मेम्ब्रेन को किल करना है, तो कैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो टाइम निकाल के, ये एक मेरी वीकली क्लास होती है, इसको मस्ट अटेंड किया करो और उसे रिवाइज भी किया करो, मैंने पीपीटी पहले से आप लोग को दे दी है। अच्छा, उसके बाद है इनक्लियन बॉडीज़ हैं या फिर इसे हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। जो मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्यूल्स मैंने बताया वेसिकल्स हैं, थैलियाँ टाइप, छोटे छोटे सर्कुलर थैलियाँ टाइप्स होती हैं
that serve as storage area for nutrients and stain characteristically with certain dyes। अच्छा, क्या है कि इसमें जो ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें बेसिकली क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स सेव होते हैं। क्या होता है कि जब बैक्टीरिया को एक्सेसिव अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को इन ग्रेन्यूल्स के अंदर सेव कर लेते हैं। किस टाइम के लिए, कि जब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। देखो हमारे पे भी ऐसे ही होता है ना, कि हम क्या करते हैं, गंदम लेकर, राइस लेकर सेव रख लेते हैं। किस टाइम के लिए, एक तो ये होता है कि जब उनकी अभी जब गंदम कटिंग हुई है तो सब ने उसकी क्या है, गंदम लेके रख लेनी है। किस लिए, कि बाद में क्या होती है, गंदम कम हो जाती है। सेम एज ये भी बैक्टीरिया भी उसी तरह के ही फॉलो करते हैं रूल्स। इन्होंने क्या करना है, जब इनके पास एक्सेसिव अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो जो इन्हें यूटिलाइज कर लिए, उसके अलावा जो बाकी बचते हैं उनको इन ग्रेन्यूल्स के अंदर सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक तरह से स्टोर रूम होता है। हमारे घर में स्टोर रूम है ना, सेम ऐसा आप लोगों ने ग्रेन्यूल्स को एज ए स्टोर रूम याद रखना है। अच्छा, कौन कौन से ग्रेन्यूल्स हैं, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं, पॉलीसेकेराइड ग्रेन्यूल्स हैं, लिपिड ग्रेन्यूल्स हैं, सल्फर ग्रेन्यूल्स हैं। तो ये उनके अंदर ये डिफरेंट टाइप्स के, जैसे सल्फर है, लिपिड है, पॉलीसेकेराइड्स है, मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें ग्लूकोज वगैरह, शुगर वगैरह क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। अच्छा, उसके बाद है प्लाज्मिड्स। ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने ये याद रखना है, इसको अभी ध्यान से सुनना है। ओके, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? अभी तक आप लोगों को किसी को आइडिया है प्लाज्मिड्स से रिलेटेड? किसी को कुछ भी प्लाज्मिड से रिलेटेड कभी कोई बात है या इसकी मेन इम्पोर्टेंट बात आप लोग एक वर्ड में बता सको? अगर नहीं आइडिया तो मुझे पता है आप लोगों ने देखो नहीं, नर्सिंग तो की हुई है ना, जाहिर है आप लोग नर्सिंग के बाद स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, बट उसमें पता नहीं कब आप लोगों ने पढ़ा होगा। नो आइडिया, चलो ठीक है। अच्छा, बेसिकली प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, देखो आपने एक पढ़ा कि न्यूक्लियस तो नहीं इसमें प्रेजेंट, क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए ज़रूर प्रेजेंट है, जो कि न्यूक्लियाइड रीजन में प्रेजेंट है। एक वो उसके अंदर डीएनए, इसके अलावा बैक्टीरिया में डीएनए की एक्स्ट्रा कॉपीज भी होती हैं जो कि प्लाज्मिड की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, बट हम उसे ये नहीं कहेंगे कि ये न्यूक्लियस वाला डीएनए, ये बेसिकली अलग होता है, डीएनए ही होता है। प्लाज्मिड भी क्या है, डीएनए ही है, बट इसके फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट होंगे, जो कि न्यूक्लियाइड रीजन में जो डीएनए प्रेजेंट है वो परफॉर्म करता है, उससे ये डिफरेंट है, इसलिए ये इसको अलग स्ट्रक्चर का नेम दिया गया है, अलग ही इसके फंक्शंस हैं। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, वैसे डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है कि मतलब क्या है, एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम है। दैट आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली। कैपेबल का मतलब है जिसमें कैपेसिटी होती है, कि ये इस काबिल है कि वो रेप्लिकेट कर सके इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद से ही। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि 1 से 2 में डिवाइड होना। मतलब ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे किसी और चीज़ से लिंक नहीं है। बाकी इसके सेल के अंदर क्या क्या हो रहा है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या करता है, बस ये खुद से ही इंडिपेंडेंटली क्या होता है, 1 से 2 में रेप्लिकेशन इसकी होती रहती है। इंडिपेंडेंटली का मतलब ये है कि इससे किसी से कंसर्न नहीं है, ये इसमें इतनी कैपेसिटी है प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड में, कि वो 1 से उसकी 2 कॉपीज़ बना सके। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली। प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये दोनों में ही प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। डेफिनेशन याद आप लोगों ने रखनी है। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? क्रोमोसोमल पेयर बता दो या फिर टोटल अलग अलग बता दो, नंबर बता दो, क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है? ओके, गुड़िया गुड। ठीक है, 46 हैं और पेयर उसके बनते हैं 23, बट बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है। ठीक है, जैसे कि वो साइटोप्लाज्म में आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा कि उसके अंदर क्या है, एक ही पेयर है। ठीक है, ये इसकी बात आप लोगों ने याद रखनी है। सिंगल क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया में।
टाइप्स इसकी कौन कौन सी हैं, ट्रांसमिसिबल है और नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स हैं। अच्छा, ट्रांसमिसिबल का मतलब ये है कि ऐसे प्लाज्मिड्स जो कि ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र का मतलब है कि किसी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। वो जो प्लाज्मिड्स ट्रांसफ़र होने की जिनमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स कहलाएंगे। बट जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो उसी में ही प्रेजेंट रहेंगे, किसी और बैक्टीरिया में क्या है नहीं ट्रांसफ़र हो सकते, तो वो नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स कहलाएंगे। अच्छा, ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स में क्या है, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय कॉन्जुगेशन। तो मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेशन क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है, और डीएनए हमेशा हेरिडिटरी मटेरियल ही होता है, इसके अंदर जीन्स होती हैं, कोडिंग होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये प्लाज्मिड्स जो हैं वो एक बैक्टीरियम से दूसरे में कॉन्जुगेशन के थ्रू, ये वाले प्लाज्मिड्स की जो टाइप है ट्रांसमिसिबल, ये ट्रांसफ़र होती रहती है, और इनका साइज़ जो होता है वो नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड से बड़ा होता है। तो हमें देख के पता चलता है, जब उसका हम स्ट्रक्चर की देख रहे होते हैं, एनाटॉमी देख रहे होते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमें पता चलता है अच्छा ये लार्ज प्लाज्मिड्स हैं तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ये वाला स्मॉल साइज़ में है तो ये नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। ओके, और इसकी मैक्सिमम जो है 3 कॉपीज़ जो होती हैं एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे। मतलब ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स की मैक्सिमम 1 से लेकर 3 ही कॉपीज़ हो सकती है। मतलब ये 3 प्लाज्मिड्स एक सेल में प्रेजेंट होंगे जो कि एक बैक्टीरियम से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नॉन ट्रांसमिसिबल में क्या है कि ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, स्मॉल साइज़ है, और इनकी 10 to 60 कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो ये 60 भी कॉपीज़ एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो सकती हैं। अच्छा देखो, अब मैंने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ाए उनका फंक्शन ज़रूर पढ़ा आप लोगों ने। अब मुझे कोई बता अच्छा नहीं, आप लोग को प्लाज्मिड्स का आइडिया ही नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस डेवलप करने में। आप लोगों ने देखा होगा ना कि मेडिसिन की रेजिस्टेंस कितनी डेवलप हो रही है। देखा है ना कि आज हमने एक एंटीबायोटिक किसी इंसान को लगी है, किसी पेशेंट को दी है, दोबारा उसको उससे इफेक्ट नहीं होता। इवन क्या होता है, कई बार ऐसे होता है कि कोई डिसीज़ आई है तो स्टार्ट में जो है उसको एक एंटीबायोटिक से इफेक्ट होता है, बाद में किसी को भी उससे इफेक्ट नहीं हो रहा था, चाहे उसने पहले ली थी या नहीं ली थी। देखो आज के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उनमें रेजिस्टेंस आ गई है, उन्होंने तो पहले नहीं एंटीबायोटिक्स ली होती, बट आप देखो कि जो बिल्कुल स्टार्ट में एंटीबायोटिक्स थी वो आज काम नहीं आ रही, और इन बच्चों में भी नहीं काम आ रही। बच्चों में रेजिस्टेंस कैसे आ गई है? बेसिकली बच्चों में रेजिस्टेंस नहीं आई, बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आ गई है। बैक्टीरिया में किस तरह से रेजिस्टेंस आई है? अच्छा, मैं आप लोग को एक थोड़ी स्टोरी फॉर्म में सुना रही हूँ। देखो, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, क्या हुआ कि स्टार्ट की बात कर रही हूँ कि सारे बैक्टीरिया हर एंटीबायोटिक से रेजिस्ट है। पहले तो ये मुझे पता चलना चाहिए कि आपको रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी टर्म्स का डिफरेंस पता भी है या नहीं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, क्लियर कुछ आइडिया है आप लोग को? टाइम शॉर्ट है, मैं खुद बता रही हूँ। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि एंटीबायोटिक्स हम आज जो ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या है टेट्रासाइक्लिन है वो ले रहे हैं, बट बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि उस एंटीबायोटिक से किल नहीं हो रहे, मतलब हमारी मेडिसिन लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो टेट्रासाइक्लिन से किल हो ही नहीं रहे, क्योंकि वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। और सेंसिटिव का मतलब ये है कि वो टेट्रासाइक्लिन से किल हो रहे हैं, मतलब हमारे एंटीबायोटिक्स इफेक्ट कर रहे हैं। सेंसिटिविटी का मतलब है सेंसिटिव, जैसे आप कहते हैं ना सेंसिटिव है ये बंदा, तो इसी तरह बैक्टीरिया भी सेंसिटिव हैं या रेजिस्टेंट है। तो ये आप लोगों ने 2 टर्म्स याद रखनी है। अगर वो एंटीबायोटिक से किल हो रहे हैं तो दीज आर सेंसिटिव बैक्टीरिया टू टेट्रासाइक्लिन, बट अगर वो किल नहीं हो रहे तो हम ये कहेंगे दीज आर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया which are showing to resistant to टेट्रासाइक्लिन। तो ये 2 टर्म्स आप लोग को क्लियर होने चाहिए। अच्छा, अब क्या है कि स्टार्ट में हमने एंटीबायोटिक्स ली, टेट्रासाइक्लिन को ही लेके चलो, क्या हुआ कि शुरू में जितने बैक्टीरिया थे वो टेट्रासाइक्लिन से किल हुए, बट क्या हुआ आज नहीं हो रहे, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। रेजिस्टेंस किस तरह से आई कि जब जिस पर्सन को फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुई तो हमने उसको एंटीबायोटिक्स दी, तो उसके वो फर्स्ट टाइम तो किल हो गया, उसकी अगर 1-2 कॉपीज़ बच गई, बैक्टीरिया की टाइप बच गई, तो उनके अंदर क्या है बैक्टीरिया भी बहुत क्या है वो अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, एडवांस लेवल पर लेकर आता है, अपने स्ट्रक्चर्स में ऐसी चेंजेस लेकर आता है कि वो आज के इस एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है। बैक्टीरिया ह्यूमन से ज़्यादा क्लेवर है,
ठीक है, तो इसने अपने स्ट्रक्चर में ऐसे चेंजेस लेकर आई कि अब वो एंटीबायोटिक से इस पे इफ़ेक्ट नहीं करते। तो इसने ना सिर्फ खुद को भी प्रिवेंट करवाया है, बल्कि उसने देखा कि उस एक बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आ गई थी। तो उसने अपना स्ट्रक्चर इतना अडॉप्ट कर लिया कि इतना अपने हाई लेवल पर ले गया कि अब उस पे एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्ट नहीं करते। बट उसने देखा कि उसके साथ वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं वो इस एंटीबायोटिक से किल हो रहे हैं। तो इसने ना सिर्फ खुद को प्रिवेंट किया उस एंटीबायोटिक से, बल्कि इसने क्या किया, इस कॉन्जुगेशन के थ्रू प्लाज्मिड्स के अंदर रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं, इसने वो जीन्स दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो इस तरह से क्या है कि फॉर एग्जांपल हमें 100 हमारे अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, तो वो 100 तो किल हुए, उसमें से 1-2 बच गए। उन 1-2 बैक्टीरिया ने बाहर क्या है पूरी दुनिया के बैक्टीरिया में वो रेजिस्टेंस स्प्रेड कर दी है। प्लाज्मिड्स के थ्रू उन्होंने बाकी बैक्टीरिया में भी वो रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र कर दी है कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू। क्या वो बाकी बैक्टीरिया में भी रेजिस्टेंस आ चुकी है? तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो होती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में भी प्लाज्मिड्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स के ऑप्शन के नेम से ये एमसीक्यूज आता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय these plasmids through a conjugation process। तो अब आप लोग को ये बात समझ में आई, ये जो मैं स्टोरी सुना रही थी कि रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली एक बैक्टीरिया से दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र हुई है, प्लाज्मिड्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है। बैक्टीरिया की कॉपीज जो हैं जिसमें रेजिस्टेंस आ जाती है वो अपने साथ वाले फेलोज में या साथ वाले उसके जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं कॉन्जुगेशन के थ्रू। तो क्लास अभी मैं जो आप लोगों से इसकी बात कोई आप लोग अपनी वर्डिंग में मुझे लिख के बता सकते हो कि मैंने ये रेजिस्टेंस स्प्रेड होने वाली स्टोरी क्या सुनाई है? जल्दी से उर्दू में जैसे भी आप लोगों ने मैसेज टाइप करते हो वैसे लिख के बताओ, ठीक है? जल्दी से लिखो और साथ साथ अपनी अटेंडेंस के लिए नेम सेंड करो। मैं आप लोग की अटेंडेंस नोट करती हूँ, बट साथ साथ आप लोग वही टाइम जो है बाकी जितनी देर मैं अटेंडेंस ले रही हूँ आप लोगों ने ये स्टोरी लिख के सेंड करनी है कि बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, कि उसमें जो रेजिस्टेंस आ जाती है वो अपनी रेजिस्टेंस जीन्स जो होती है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं कॉन्जुगेशन के थ्रू। और उस कॉन्जुगेशन में बेसिकली क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही होती है, कौन सा हेरिडिटरी मटेरियल, प्लाज्मिड्स का हेरिडिटरी मटेरियल होता है। जल्दी से सेंड करें और मुझे ये स्टोरी लिख के बस इतनी सी बात लिखनी है 4-5 लाइंस में।
ओके, अलीना और ज़रका ने अभी तक सबसे अच्छा आंसर दिया है कि बैक्टीरिया जो मतलब जिन बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में एडवांसमेंट आ जाती है कि वो एक बैक्टीरिया जो है वो एक एंटीबायोटिक से किल नहीं आता, उसके अंदर ये जीन्स बन जाती हैं, किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन्स बन जाती हैं, तो क्या करते हैं दूसरे बैक्टीरिया में भी स्प्रेड कर देते हैं कि वो भी इस एंटीबायोटिक से किल ना हो। देखो वो भी इतने सोशलाइज्ड हैं, अपने साथ वालों का केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं कि एक बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस जीन्स बनी थी ना, तो उन्होंने दूसरों में भी स्प्रेड कर दी हैं। ओके सलमा, गुड, ठीक है, सलमा ने भी अच्छा आंसर दे दिया। देखो अपनी वर्डिंग में बताया, तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट बन गया है। अब आपको ये ज़रूर पता होगा कि जब आप क्या कोई कहेगा ना कि आप तो सारे बैक्टीरिया जो हैं इस एंटीबायोटिक से किल ही नहीं हो रहे, वो इसलिए किल नहीं हो रहे कि आप टेट्रासाइक्लिन, फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार टेट्रासाइक्लिन नहीं कह रही हूँ, ये लाजमी नहीं इससे सारे रेजिस्टेंट हैं, कि आप क्या है कि हर बैक्टीरिया में टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, जिनमें नहीं भी डेवलप हुई तो वो कॉन्जुगेशन के थ्रू रेजिस्टेंस जीन सब में स्प्रेड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट हैं, रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अगर हम उसे अब वो एंटीबायोटिक देते भी रहेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए तो अब ये थर्ड जनरेशन पे जाओ, जैसे कोई न्यू एंटीबायोटिक आते हैं तो सारे डॉक्टर्स उसी को ही रिकमेंड करते हैं। इवन के बच्चों को भी जो पहले वाली एंटीबायोटिक्स है वो नहीं देते, क्योंकि बच्चा नया है बट बैक्टीरिया तो पुराना ही है ना, इसलिए बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। अब देखो हम कहते हैं कि मैंने तो कभी पैनाडोल भी नहीं ली, मुझे तो कोई लाइट सी क्या है एंटीबायोटिक दो, मुझे इतनी हैवी एंटीबायोटिक क्यों दे दी है। बंदे ने भाई, कोई ये कहेगा कि तुमने एंटीबायोटिक कभी नहीं ली, बट बैक्टीरिया तो वही है ना जिसके अंदर रेजिस्टेंस आई हुई है, जो आजकल सोसाइटी में हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है बैक्टीरिया, उन सब में रेजिस्टेंस आई हुई है, तो तुमने भी तो इन्वायरमेंट से ही कैच किया है ना बैक्टीरिया। तो उनका फिर रिप्लाई ये होता है डॉक्टर्स का। क्लास सब अपनी अटेंडेंस मार्क वाले, कोई रह गया तो अपना नाम लिख के सेंड कर दे। ओके मैं नाम बोल रही हूँ, इनमें से कोई प्रेजेंट है तो बता दे। अमित, इकबाल,
आयशा चौधरी, मेहरुन्निसा, रुबीना जेम्स, साइमा तालिब, अक्सा, कोमल, शांसा रियाज, आमना सिद्दीकी, अक्सा अब्दुल हमीद, मारूफ गौहर और सितारा रहमत। इनमें से कोई प्रेजेंट है? क्लास अभी जिनके मैं नेम्स बोल लें उनमें से कोई प्रेजेंट है तो वो अपना नाम जो है मुझे लिख के सेंड कर दे। अमीत इकबाल, आयशा चौधरी, मेहरुन्निसा, रुबीना जेम्स, साइमा तालिब, अक्सा अदरीस, कोमल शहबाज, शांसा रियाज, आमना सिद्दीकी, अक्सा अब्दुल हमीद, मारूफ गौहर और सितारा। आप लोग के नाम इधर जो अटेंडेंस में आ रहे हैं वो 20 शो हो रहे हैं, बट मैंने अभी तक जो है वो 18 की अटेंडेंस लगाई है। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक नाम नहीं सेंड किया। ओके क्लास, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये हम पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे, बट इसके बाद मैं इसे कभी भी रिवाइज नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इस पर बहुत टाइम लगा दिया है। तो आप लोग को ये फिंगर टिप्स पे ये पीपीटी आनी चाहिए। गुड़िया, मैंने आपका नाम नहीं बोला क्योंकि मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क की हुई है। मैंने जस्ट उनके नाम्स बोले हैं जिन्होंने अपनी अटेंडेंस के लिए नाम नहीं सेंड किया। अमीत इकबाल, आयशा चौधरी, मेहरुन्निसा, रुबीना जेम्स, साइमा तालिब, अक्सा अदरीस, कोमल शहबाज, शांसा रियाज, आमना सिद्दीकी, अक्सा अब्दुल हमीद, मारूफ गौहर और सितारा रहमत। चलें ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़। और ये है कि साथ साथ रिवाइज करते रहना है आपने। ओके क्लास, जिन्होंने भी ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए अपने कमेंट्स किए हैं, ठीक है, गुड, उनके लिए जिसने भी किया है मैं पढ़ सबके चुकी हूँ। अल्लाह हाफिज़ क्लास। गुड़िया, ये मैंने शेयर की हुई हैं, आपको नहीं मिली?